में आज बात करेंगे अमेरिका के एक बड़े कदम की। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से हटने का ऐलान किया और इसकी आधिकारिक सूचना उसने यूएन को पत्र लिखकर भी दे दी है। नियमों के मुताबिक 6 जुलाई 2021 से अमेरिका इससे पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा, क्योंकि नियमों के मुताबिक डब्ल्यूएचओ की सदस्यता छोड़ने के लिए 1 साल का नोटिस देना जरूरी होता है। अमेरिका ने पिछले साल चीन के वुहान शहर में फैले कोरोना वायरस महामारी को लेकर डब्ल्यूएचओ पर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाया था। अमेरिका का आरोप था कि डब्ल्यूएचओ ने दुनिया को गुमराह किया और ये चीन के दबाव में किया, जिसके चलते कोरोना की महामारी दुनिया भर में फैली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संगठन को आर्थिक मदद रोकने की घोषणा अप्रैल के मध्य में ही कर दी थी और डब्ल्यूएचओ से अमेरिका के बाहर होने की अपनी मंशा भी उन्होंने मई में साफ तौर पर जाहिर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि डब्ल्यूएचओ से उन्होंने कई बार अनुरोध किया कि उसमें जरूरी सुधार किए जाएं, लेकिन डब्ल्यूएचओ ये करने में विफल रहा। तो आज समझेंगे कि अमेरिका के बिना डब्ल्यूएचओ का महत्व क्या होगा, अमेरिका के बाहर आने का डब्ल्यूएचओ पर असर क्या होगा, और साथ ही साथ इस संगठन पर जिस तरीके से कुछ देशों का कहा जाता है कि प्रभुत्व रहा है, ऐसे में अमेरिका के हटने के बाद क्या चीन का प्रभुत्व कहीं ज्यादा हो सकता है। और इसे समझाएंगे हमारे 3 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं फॉर्मर एम्बेसडर प्रभुदयाल सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, चेयरपर्सन है सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डायमेंशन से जेएनयू से आप हैं सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ जयंत दासगुप्ता सर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर डब्ल्यूटीओ और दूसरे संस्थानों में रहे हैं सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। शुरुआत में प्रभुदयाल सर आपसे करना चाहूंगा कि हालांकि ट्रंप साहब कहते हैं कि जो बोले उसको अमल में भी बहुत जल्द ले आते हैं और डब्ल्यूएचओ इसका एक ताजा उदाहरण है, लेकिन किस तरीके से देखते हैं अप्रैल से लेकर मैं कहूं अब तक, जबकि आधिकारिक तौर पर अब अमेरिकी प्रशासन ने यूएन को लिखा है कि वो डब्ल्यूएचओ से बाहर हो रहा है, ये कदम किस नजरिए से आप देखते हैं अमेरिका के इस कदम को, और इस वक्त जबकि सीधे तौर पर डब्ल्यूएचओ की भूमिका या रोल इस पूरे महामारी को लेकर साफ है? मेरे विचार में कवीन जी, ये जो भी हो रहा है ये बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए, खास तौर पे हमें, क्योंकि भारतवर्ष डब्ल्यूएचओ की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका चेयरमैन है। मई में वो चेयरमैन बना था और अगली मई तक 2021 तक चेयरमैन रहेगा। तो इस समय जो डब्ल्यूएचओ को संकट का समय झेलना पड़ रहा है, इसमें भारत की भूमिका बहुत अहम रहेगी। ट्रंप साहब ने जो भी निर्णय लिया है वो उन्होंने चीन से जो उनकी नाराजगी है उसके कारण लिया है, और उनका यह मानना है कि डब्ल्यूएचओ चीन का साथ देता रहा है। ट्रंप साहब का यह कहना है कि चीन जो है वो कोरोना वायरस को छुपाता रहा है और इस कारणवश दुनिया भर में यह महामारी फैली है। उनका यह भी कहना है कि जो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल है मिस्टर टेड्रोस, उन्होंने चीन का पूरी तरह से साथ दिया। यहां तक कि दिसंबर में ही डब्ल्यूएचओ को यह इम्कान हो गया था कि कोरोना वायरस जैसी कोई एक नई वायरस आ गई है सामने, लेकिन डब्ल्यूएचओ छुपाता रहा। और 21 जनवरी की जो डब्ल्यूएचओ की मीटिंग थी उसमें भी टेड्रोस साहब ने उनका ये विचार रहा कि इसको कोई ज्यादा एपिडेमिक पैंडेमिक तौर पर नहीं डिक्लेयर करना होगा। तो उन्होंने पूरी तरह चीन का साथ दिया और चीन के दौरे में उन्होंने ये भी कह दिया कि चीन तो जो इसके खिलाफ लड़ना है उसमें वो पूरा कार्य कर रहा है। वास्तविक तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि टेड्रोस ने चीन का साथ दिया है, और ट्रंप साहब जो कह रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ का रोल पूरा एग्जामिन होना चाहिए, इस बात में तथ्य है। लेकिन मुश्किल यह है कि किस तरह से यह रोल एग्जामिन किया जाएगा। अब हमारे लिए सबसे बड़ा संकट यह है कि ये जो ट्रंप साहब का निर्णय है ये बहुत कठिन समय में आया है, जब कोरोना वायरस जैसी महामारी दुनिया में फैल रही है। अब एक सज्जन का कहना है जो एनालिस्ट हैं कि ये इस तरह का निर्णय है कि जैसे जहाज जो है हवा में उड़ रहा है, उसके आप खिड़कियां तोड़ दें तो जहाज तो क्रैश हो जाएगा। तो इसी तरह से डब्ल्यूएचओ इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहा है, और यूएस का बाहर हो जाना जो वैश्विक स्तर पर
कोशिशें की जा रही हैं इस महामारी से लड़ने के लिए, उनको कमजोर करेगा। जैसा आपने खुद कहा था कि अभी पूरा ये साफ नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स बाहर हो पाएगा नहीं, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है, और अगर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी प्रेसिडेंसी के पहले ही दिन ये डिसीजन रिवर्स कर दूंगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस के पास ये शक्ति है कि ट्रंप साहब के निर्णय को फेंके और रिवर्स कर दे। कुछ लोगों का ये कहना है कि यह मामला कोर्ट्स में भी जा सकता है। तो पूरी तरह भी स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर अमेरिका बाहर होता है तो जैसा आपने कहा, चीन जैसे देश को और मौका मिलेगा कि डब्ल्यूएचओ पे वो कमजोरी कि अपना जो जोर है वो और ताकतवर करे, और हो सकता है कि डब्ल्यूएचओ इस संकट से निकल जाए। लेकिन मेरे विचार में अमेरिका नाराज है, लेकिन उसको पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि उसका ऐसे समय पर डब्ल्यूएचओ में रहना बहुत जरूरी है। सुनील सिंह सर, जिस तरीके की इस वक्त मैं कहूं कि राजनीति इंटरनेशनल फोरम पर दिख रही है, और खासतौर पर चीन और अमेरिका के बीच में, और ऐसे में उस डब्ल्यूएचओ में बदलाव की बात बार बार करने के बाद भी अगर उसमें कोई बदलाव नहीं होता और अमेरिका ये कदम उठाता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की एक बड़ी चूक है, ये गलती, उसको रहकर वहां पर अविरोध करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आर्थिक तौर पर जो फंडिंग अमेरिका करता है, करीब $45 करोड़ हर साल, वो एक बड़ा संकट हो सकता है। इसके चलते शायद डब्ल्यूएचओ कुछ बदलाव करने की सोचे। क्या ये बेहतर विकल्प है या फिर और दूसरे विकल्प थे जिनका इस्तेमाल ट्रंप साहब को करना चाहिए था? पहली बात तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई भी हो, उसमें जब तक बड़ी शक्तियां शामिल रहें तभी तक वो चलता है। और छोटी सी उदाहरण आप देखें, लीग ऑफ नेशंस में अमेरिका सदस्य नहीं बना था, यही एक कारण था कि वो चल नहीं पाई। और एम्बेसडर प्रभुदयाल के साथ मैं थोड़ी सी बात जोड़ना चाहूंगा कि चीन से नाराजगी जग जाहिर है, हम सब जानते हैं। और उसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप का अपना एक रुझान है, अपनी जो नीति है उसको भी देखना होगा कि ये कितनी दूर तक उसको लेके जाएंगे, क्या वो सचमुच इसकी सदस्यता छोड़ देंगे। तो आप देखें कि इसी 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने ये 6ठी अंतर्राष्ट्रीय संधि या संस्थान है जिससे उन्होंने अमेरिका को बाहर निकालने की कोशिश की है। सबसे पहले तो पेरिस क्लाइमेट चेंज से उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला, फिर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर निकाल लिया, फिर यूनेस्को से बाहर निकाल लिया, फिर जो ईरान न्यूक्लियर डील हुई उससे बाहर निकाला, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर निकाल लिया अमेरिका को। तो ये 6ठा ऐसा उदाहरण है जब राष्ट्रपति ट्रंप अपनी जो अमेरिका पहले की जो नीति है उसके चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियों से पीछे हटते लगातार नजर आए हैं। चीन केवल इस बार इसका कारण है, इससे पहले चीन कारण नहीं था। तो ये पहले उनकी अंदरूनी नीति है जिसके चलते मुझे लगता है कि ये वो सफलतापूर्वक कर पाएंगे। उससे चीन का प्रभाव बढ़ेगा, साफ जाहिर है कि प्रभाव बढ़ेगा। चीन उस मौके को छोड़ेगा नहीं। चीन ने पहले ही $2 बिलियन की ऑफर कर दी थी। जब आप देखें अप्रैल में मीटिंग हुई थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो नहीं आएंगे भाषण देने, तो चीन के राष्ट्रपति आए, न केवल भाषण दिया, पूरे रवैये को मोड़ने की कोशिश की कि ये कोविड-19 के ओरिजिन पर नहीं, पर हमने कैसे डील किया उस पर फोकस करना चाहिए। उसका जो इन्वेस्टिगेशन कोविड-19 के हटने के बाद होना चाहिए। तो चीन का प्रभाव तो बढ़ेगा ही, पर मुझे उस पर ज्यादा चिंता नहीं है। चिंता यह है कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय संगठन जब किसी एक बड़ी शक्ति को इतना नाराज कर दे कि उसको अपनी सदस्यता और उसको वित्तीय सहायता हटानी पड़े उससे, तो उस पर बहुत सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं, मुश्किल खड़ी हो जाती है। और अमेरिका के साथ आप पूरा देखें, पूरा विश्व जुड़ा हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि आज जितनी भी शोध कार्य चल रहे हैं कि इस कोविड-19 से कैसे लड़ा जाए, वैक्सीन कैसे ढूंढा जाए, मुझे लगता है कि एम्बेसडर जयंत दासगुप्ता उस पर हमें ज्यादा बताएंगे। पर वो WHO ही कोऑर्डिनेट कर रहा है कि कहाँ कितना सामान चाहिए, कहाँ कितना कोविड-19 फैल रहा है, अलग अलग तरह का कोविड-19 फैल रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर से यदि सबसे बड़ी ताकत अमेरिका बाहर हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये चीन और अमेरिका की जो द्वंद्व है, जो उनका भिड़ंत है, उससे बहुत आगे बढ़कर ये अंतरराष्ट्रीय संगठन पर एक बहुत बड़ी चोट होने वाली है। तो हम सभी को, भारत इसमें, जैसे अभी प्रभुदयाल जी ने कहा कि भारत इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी के जगह पर बैठा हुआ है,
डिप्टी डायरेक्टर जनरल भारत से हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर भारत से है, चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड भारत है। तो भारत को इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि संगठन को किस तरह से बचाया जाए। मुझे लगता है हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए, क्योंकि ये कोविड-19 तो अभी खत्म हुआ नहीं, ना होता नजर आ रहा है, और इसके बीच जबकि हमें डब्ल्यूएचओ को स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको कार्य करने में सहायता करनी चाहिए, तो ये इतनी बड़ी चोट उसको असफल बनाने की और मुझे लगता है धकेल देगी। तो हमें संगठन से बचाएं, उस पर ध्यान होना चाहिए मुझे लगता है सभी देशों का, और भारत का सबसे ज्यादा, क्योंकि जिम्मेदारी भारत पर खास है आज। जयंत सर, क्योंकि जिस तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और बहुत अहम है कि यहाँ पर बड़ी शक्तियां उन सब के बीच एक राय और किसी की नाराजगी इस हद तक न बढ़े कि वो उससे बाहर होने के रास्ते को अख्तियार कर ले, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की कंडीशन इस वक्त है दुनिया भर में, जो हालात हैं, ऐसे में संगठन का रहना और ज्यादा मजबूत होना सबसे अहम था हर देश के लिए। लेकिन ये कदम किस तरीके से उसे डंड करता हुआ दिखता है और क्या दूसरे विकल्प अभी भी बचे हुए हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रभुदयाल साहब ने या प्रोफेसर साहब ने इसका जिक्र नहीं किया। ट्रंप साहब के निर्वाचन जो नवंबर में होने वाले हैं, ये जो फैसला उन्होंने किया है इसका बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि वो चीन को दिखाना चाहते हैं कि चीन के चलते यूएस की ये दुर्दशा हुई है और इतने सारे लोग बीमार पड़े हैं, इतनी सारे मौतें हुई हैं। ये हमारा निजी ये विचार है। तो ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर ये है। दूसरी बात जहां तक है, अगर यूएस बाहर निकल जाता है डब्ल्यूएचओ से, वास्तव में अगर बाइडेन साहब नहीं जीतते हैं, ट्रंप साहब ही फिर से जीत के लौटते हैं, तो वो बरकरार रहेंगे कि नहीं अपने फैसले पर, ये भी बहुत स्पष्ट नहीं है। अगर वो बरकरार रहते हैं तो ये डब्ल्यूएचओ के लिए और सारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अगर चीन ने गलत किया है, अगर उन्होंने जो एहतियाती कदम लेने चाहिए थे, सारे विश्व को बताना चाहिए था कि ये कोरोना वायरस का प्रकोप हुआ है और ये फैल सकता है, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो उस पर एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए। पहले तो इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन कोरोना वायरस के ओरिजिन पर होगा। वो चीन केंद्रित नहीं है, लेकिन चीन में चूंकि सबसे पहले इसका इंसिडेंस हुआ, इसलिए चीन जरूर इस इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आएगा। अब उसके बाद ये फैसला करना पड़ेगा या प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा सारे विश्व के देशों को मिल करके कि किस प्रकार से इसको रोका जाए भविष्य के लिए, कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो इसमें अगर यूएस नहीं रहेगा साथ में, तो एक बहुत बड़ी खामी महसूस होगी बाकी देशों को। अगर आप डब्ल्यूएचओ के फंडिंग की बात करें, ये सही है कि चीन के प्रेसिडेंट जब गए तो उन्होंने काफी पैसे का आश्वासन दिया और वो देंगे भी, लेकिन अगर आप रेगुलर तरीके से देखें डब्ल्यूएचओ के फंडिंग के बारे में, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है सदस्यों से, वो लगभग $488 मिलियन का होता है सालाना। उसके 5 गुना जो है तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आते हैं सारे देशों की ओर से, और संगठन और भी हैं, जैसे गेट्स फाउंडेशन है, इस तरह के कोई हैं जो उसमें अपना योगदान करते हैं। तो इसमें यूएस का योगदान जो है करीब $400 मिलियन का होता रहा है। और ये जो कंट्रीब्यूशन की बात हुई वहां, दूसरी चीज है कि यूएस आज भी जो मेडिकल साइंस में रिसर्च हो रहा है, जिसमें कोविड के लिए वैक्सीन बनाने की बात हो रही है, कोविड के लिए दवा की बात हो रही है कि रोग कम का उसका प्रभाव कम रहे, तो ये सारी चीजें इसमें यूएस अग्रणी है। उसमें बहुत सारे संगठन है यूएस के। आए दिन मॉडर्ना की बात हो रही है, जो एक कंपनी है जिन्होंने वैक्सीन का स्टेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। अन्य कई इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं। तो ये सारे मामले जो हैं, तो डब्ल्यूएचओ से इसका एक कोऑपरेशन हो रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है और आगे ये बढ़ाया जा रहा है। इसमें अगर यूएस अलग थलग पड़ जाएगा तो सारे विश्व को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि अगर चीन को अगर टैकल करना है, क्योंकि $115 मिलियन अगर यूएस का
सालाना कंट्रीब्यूशन है, तो चीन का भी $57 मिलियन है, जो दूसरे स्थान पर है। तीसरा है जापान का 40, और भारत तो उसमें $3-4 मिलियन ही मात्र देता है। तो चीन का वर्चस्व बना रहेगा, और वो अगर WHO को सही दिशा में नहीं ले जाएगा तो उसके लिए खामियाजा शेष विश्व को भुगतना पड़ेगा। इसलिए यूएस का रहना वहां जरूरी है। यूएस को रह करके उसमें सुधार, रिफॉर्म्स लाने की अगर वो सोचते हैं तो उसमें यूएस को पहल करना पड़ेगा, लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिटिकल कैपिटल अपना उसके लिए खर्च करना पड़ेगा, और वो नेतृत्व प्रदान करना पड़ेगा। जी प्रभुदयाल सर, जिस तरीके से जैन सर ने कहा कि क्या अमेरिका में जो चुनाव होने हैं वो इंटरनल पॉलिटिक्स इसके पीछे कहीं ज्यादा है, एंटी चीन जो मैं कहूँ कि एक सेंटिमेंट है, उनको उनका फायदा लेने के लिए ये कदम जल्दबाजी में उठाया गया है, या फिर अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं बचा था? क्योंकि अमेरिका ने ये कहा कि हमने कई बार इसमें सुधार को लेकर सुझाव दिए WHO को, लेकिन उनकी ओर से कोई भी इनिशिएटिव को नहीं दिखाया गया इसे लेकर। देखिए, जैन जी ने बिल्कुल सही कहा कि ट्रंप साहब का जो निशाना है वो अपना इलेक्शन देखने के लिए हर चीज पे वो कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो भी स्टेप्स ट्रंप साहब उठा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ उनके री इलेक्शन से संबंध है। जब उन्होंने H-1B वीजास पे पाबंदी लगाई तो वो जो अमेरिका में उनके कुछ प्रशंसक हैं वो चाहते हैं कि जॉब्स अमेरिकन को ही जाएं, उनको खुश करने के लिए किए थे। अब ट्रंप पे एक बहुत बड़ा वार चल रहा था कि उन्होंने कोरोना वायरस के संबंध में कुछ नासमझी दिखाई और उन्होंने उचित कदम उठाने में काफी देर की, जिसकी वजह से अमेरिका में ये महामारी बहुत तेजी से फैल गई। तो इस तरह के क्रिटिसिज्म को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इसमें तो मेरी गलती नहीं है, इसमें सिर्फ चीन की गलती है और WHO ने चीन की सहायता की है। तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ट्रंप साहब ने जो ये कदम उठाया है उसका उनके री इलेक्शन से संबंध है, और जब वो इलेक्ट हो जाएंगे शायद वे रिवर्स कर सकते हैं, करें ना करें। ये भी सत्य है जो डॉक्टर शरण सिंह ने कहा कि ट्रंप साहब जो हैं वो मल्टीलैटरलिज्म के सपोर्टर नहीं है और उन्होंने अमेरिका को कई मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाला है। वो कहते आए हैं अमेरिका फर्स्ट, लेकिन मेरा मानना है कि ट्रंप साहब के लिए सिर्फ ट्रंप फर्स्ट है, और अगर वो WHO के संदर्भ में कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी वो अपना हित जरूर देख रहे हैं, लेकिन उनके इस स्टेप से दुनिया को नुकसान जरूर होगा, क्योंकि हम लोग सब एक बहुत ही क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं। अमेरिका में बहुत से मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको फायदा होता है WHO के साथ जो अमेरिका की रिलेशनशिप है उससे। अमेरिका से जो फंडिंग जाती है उससे न सिर्फ पूरे बाहरी देशों को बल्कि अमेरिका को भी उससे फायदा होता है। तो ट्रंप साहब को ये बात समझानी चाहिए दूसरे देशों को कि भाई उनको अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वैश्विक स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, इनको बहुत हानि होगी। भारत क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन है और भारतवर्ष के संबंध अमेरिका के साथ अच्छे हैं, इसलिए मुझे ये यकीन है कि हम पॉलिटिकल लेवल पे अमेरिका के साथ इस बात में बातचीत करेंगे। 1 साल का उन्होंने लेटर जरूर दिया है, लेकिन इस तरह का स्टेप रिवर्स भी किया जा सकता है। अगर वो हारते हैं तब तो शर्तिया जो बाइडेन रिवर्स करेंगे, लेकिन अगर ट्रंप साहब जीतते भी हैं तो वो 6 महीने 8 महीने बाद जब इलेक्ट हो जाते हैं वो मैटर को रिव्यू कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि भाई मैंने देखा कि अमेरिका का रहना इसमें जरूरी है और WHO को नुकसान जो पहुंच रहा है उससे दुनिया को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए मैं अपना डिसीजन रिव्यू करता हूं। तो सही बात यह है कि अभी मैटर जो है पूरी तरह से क्लोज नहीं है, लेकिन दुनिया को एक झटका जरूर लगा है ट्रंप साहब के डिसीजन से। जैन सर, 2 चीजें और कि एक तो ये कि क्या इस बॉडी में, अगर ये WHO की बात करूं, अगर आप इसकी सदस्यता छोड़ देते हैं, बाहर आ जाते हैं, क्या कुछ है जो फैसिलिटीज या सुविधाओं के नजरिए से
क्या चीजें खत्म हो जाती हैं उस देश के लिए? और दूसरा ये कि क्या इन संगठनों में कुछ ऐसा इंटरनल सिस्टम है कि अगर कोई एक सदस्य नाराज है या वो कोई इस तरह का एक्सट्रीम कदम उठाने जा रहा है, मीडिएशन की कोई गुंजाइश है, कोई बैठकों का दौर, या फिर मैं कहूँ कि उसे मनाने की कोशिश या जो डिमांड ऑन पेपर रखी गई हो उस पर कोई विचार विमर्श? सबसे पहली बात यह है कि WHO पर जो विकासशील देश है, जो विकसित नहीं है, वो ज्यादा निर्भर करते हैं। अभी कोविड का ही अगर की बात करें तो 200 करीब वैक्सीन सारे विश्व भर में, उसमें डिफरेंट स्टेजेस में है जो डेवलपमेंट के, तो इसका सारा कोऑर्डिनेशन WHO कर रहा है। अब यूएस अपने देश में जो इनिशिएटिव्स हो रहे हैं या चंद और देशों में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उसके बारे में वाकिफ हो सकता है, लेकिन WHO के माध्यम से सारे विश्व में क्या प्रगति हो रही है और उसमें क्या करना चाहिए उसके बारे में उसको जानकारी मिलती है, तो यूएस को भी इससे फायदा होता है निस्संदेह। दूसरी बात है, पूरे विश्व में इस महामारी से किस प्रकार से लोगों ने इसका असर जो है कम किया है। कोई दवा अगर सामने आई है, कोई और प्रोसीजर, जैसे डेक्सामेथासोन की बात है, ये यूएस से नहीं आया है और कहीं से बात उठी है। रेमडेसिविर की बात आ रही है, तो कई इस तरह के आ रहे हैं जिसका यूएस को भी फायदा मिल सकता है और वो भी इस पर अपने ट्रायल्स कर सकता है कि सही में ये अपनाना ठीक रहेगा क्या नहीं, और इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये एक सारे विश्व की एक संघर्ष है, एक लड़ाई है कोरोना के खिलाफ। इसमें अगर एक देश जो सबसे मजबूत है, ताकतवर है और मेडिकल साइंस में जो अग्रणी है, वो अगर अलग हट जाता है तो इसके लिए वो भी खुद नुकसान में रहेगा और सारे विश्व को नुकसान ज्यादा होगा। ये बात रही। दूसरी बात आपने उठाई मीडिएशन के बारे में, तो देखिए इन संगठनों में कोई फॉर्मल मीडिएशन का चैनल नहीं है। अब जैसे यूएस के प्रेसिडेंट हैं तो उन पर और जितने मित्र देश हैं, जैसे वेस्ट यूरोपियन देश है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इनका काफी अच्छा संबंध है और वो उन्हें इस संदर्भ में कह सकते हैं कि साहब ये फैसला आप अभी टाल दीजिए और आप बताइए कि आपको क्या क्या ठोस कदम चाहिए और हम उस दिशा में पहल करेंगे। और उसमें अगर मान लिया जैसे वो संतुष्ट नहीं है कि डीजी ने जिस तरह से चीन को अपना क्लीन चिट दिया है, तो क्या होना चाहिए उसके बारे में सुझाव दें और उस सुझाव के पर अगर कार्रवाई करना संभव होगा, अगर यूएस को उससे संतोष मिलेगा तो उस दिशा में काम करना पड़ेगा। तो मीडिएशन इस तरह से इनफॉर्मल होगा, हेड्स ऑफ स्टेट के माध्यम से होगा और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके माध्यम से होगा, WHO में भी होगा। अगर जो जैसे भारत के एम्बेसडर भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में है WHO के, और वो उन पर काफी दायित्व है कि इससे ठीक तरह से उसके प्रोग्राम सारे इंप्लीमेंट हो, कोविड की लड़ाई में आगे प्रगति हो, तो उनका एक दायित्व बनेगा कि साहब जो यूएस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, अन्य देशों के जो हैं जिनका वर्चस्व रहा है, जिनका एक बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है, उनको कन्विंस करें और उनके माध्यम से अपने अपने राजधानियों को, कैपिटल्स को बताएं कि साहब यूएस का ये कदम उचित नहीं होगा। और एक बात मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि यूएस पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में सारे विश्व में एक लीडरशिप पोजीशन में था और ऐसा लग रहा है, जैसा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने भी कहा बहुत साफ शब्दों में, यूएस थोड़ा सा मल्टीलैटरलिज्म से पीछे हट रहा है। जो नेतृत्व उसने प्रदान किया है शेष विश्व को, अगर पहले जो कम्युनिस्ट देश हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो शेष विश्व को जो नेतृत्व प्रदान किया है उसमें उसकी जो भूमिका है वो जब तक वो नहीं निभाता है तो वो एक वैक्यूम सा हो जाएगा और उसमें जो भी वो चाहे ट्रम्प साहब जिस कारण से भी कर रहे हो, चीन को ही फायदा होगा। और इसको तो हमारे लिए भी ये उचित नहीं होगा कि यूएस हट जाए और ये इसमें वैक्यूम में चीन अपना सामने आ जाए और उसका वर्चस्व WHO पर हो जाए। ओके, स्वर्ण सिंह सर, एक आखिरी कमेंट में चाहूंगा आपसे, दो महत्वपूर्ण चीजें। पहली ये कि क्या अमेरिका के बिना WHO चल पाएगा, दौड़ सकता है, और दूसरा ये
कि क्या इंटरनल जो सुधारों की बात कई देश करते रहे हैं इस तरह की संस्थाओं में, वो क्या कदम हो सकते हैं जो कि डब्ल्यूएचओ इस वक्त महामारी के साथ साथ अपने इंटरनल बदलाव को लेकर उठा सकता है? देखिए, पहले बात तो ये कि डब्ल्यूएचओ में परिवर्तन की बात करीब 2 दशकों से चल रही है। क्योंकि पिछले 2 दशकों में आप देखें कि वो चाहे HIV एड्स हो, इबोला हो, जीका हो, एवियन फ्लू हो, बर्ड फ्लू हो, H1N1 हो, सार्स हो और अब ये कोविड-19 हो, ये लगातार बीमारियां फैली हैं। विश्व तक इसका इतना प्रभाव नहीं हुआ जितना अब कोविड-19 का है, पर वो परिवर्तन की बात जो है वो लगातार रिफॉर्म्स की बात चल रही है। उसमें बहुत सी बातें सामने आई हैं। सबसे पहले तो ये कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड को छोटा होना चाहिए और उसके पास सचमुच एग्जीक्यूटिव पावर्स होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि क्यों ना ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, वो अभी केवल डेमोग्राफिक बेसिस पर है कि कितने देश हैं और कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव उसको हर इलाके से एक लिया जाए। क्यों ना उसको ऐसे भी देखा जाए कि किन देशों के पास हेल्थ केयर की हैसियत ज्यादा है, वो योगदान ज्यादा कर सकते। तो उसमें कई तरह की रिफॉर्म्स की बात चल रही है करीब 2 दशकों से, और कुछ रिफॉर्म्स हुए भी हैं। जैसे आप देखें कि जो भारतीय वैज्ञानिक वहां अब वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल है सौम्या स्वामीनाथन, वो रिफॉर्म्स का ही हिस्सा है कि एक नई पोस्ट वहां बनाई गई थी चीफ साइंटिफिक एडवाइजर की। तो रिफॉर्म्स कुछ चल रहे हैं, शायद धीमे चल रहे हैं, पर मुझे लगता है कि आखिर में हमने बात ये कही कि संगठन पर बड़ी चोट है क्योंकि अमेरिका सदस्यता छोड़ रहा है, और शायद अमेरिका पर भी इसकी बहुत बड़ी चोट होने वाली है। एम्बेसडर जयंत दासगुप्ता ने अभी कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो विकासशील या बहुत कमजोर देश है उनको बहुत फायदा मिलता है, पर शायद विकसित देशों को भी बहुत फायदा मिलता है उससे। आप देखें इस वक्त सभी लगातार दौड़ में लगे हुए हैं कि वैक्सीन किसको मिले इसकी रुकावट डालने के लिए। तो जिसको वो वैक्सीन बनाने की हैसियत होगी वो तो विकसित देश होंगे और मनमाने उस पर कीमत लगाएंगे। वो उसकी जो वैल्यू है, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट है, वो विकसित देशों को ही मिलने वाली है। और दूसरी बात कि यदि वैक्सीन मिल जाता है, पिछले साल में जितनी बीमारियां हुई आज तक कोई वैक्सीन नहीं मिला उनका, मान लीजिए इसमें मिल जाता है तो करीब 1000 करोड़ यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे उसके। कौन करेगा? जाहिर है कि चीन उसको प्रोड्यूस करेगा। तो ये व्यापार के चलते चीन अमेरिका की तालमेल खत्म नहीं हुई है और ना अमेरिका की जरूरत खत्म हुई है। आखिरी बात मैं छोटी सी कहूंगा कि आज भी आप पिछले 5 साल के आंकड़ों को देखें तो अमेरिका में जो विकसित देश है, करीब 30 से 35 हजार लोग सीजनल इन्फ्लुएंजा से मरते हैं हर साल। तो ऐसा नहीं कि वो इससे बचे हुए हैं। तो दोनों अपनी मुसीबत से बचने के लिए और अपना निवेश बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए, अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके जरिए से पैसा कमाने के लिए अमेरिका को जरूरत है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये एक, जैसे अभी मिस्टर प्रभुदयाल ने कहा कि वो एक छोटी सोच की बात है कि इलेक्शन तक क्या होगा, उसमें वो ये जतलाना चाहते हैं कि वो बहुत दबंग नेता हैं, हम चीन को वो विलेन की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी विलेन बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद, क्योंकि उनके अपने एलाइज भी आज अपोज कर रहे हैं, जर्मन हेल्थ मिनिस्टर ने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है इसको लेकर, और अमेरिका के अंदर, पूरा अमेरिका के अंदर देखें आज उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। वो चाहे डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन हो, फार्मास्यूटिकल्स की, बहुत तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ने, रिपब्लिकन्स ने, डेमोक्रेट्स ने आज उसका क्रिटिसिज्म किया है। तो ऐसा नहीं कि उसके सामने अपोज करने वाले लोग अमेरिका में खड़े नहीं है, खड़े हैं। पर ट्रंप हमने देखा है कि वो मानते नहीं है, किसी की अपनी करवा के रहते हैं। अभी तक तो रिकॉर्ड यही रहा पिछले 3.5 साल में। तो हो सकता है कि इसको पुश करेंगे, पर जीत गए इलेक्शन तो शायद वो दोबारा से सोचें इस बात को। और पहले रोनाल्ड रीगन के समय में भी इस तरह का नोटिस दिया गया था, यदि मेरी याददाश्त ठीक है, ऐसा नोटिस दिया गया था और वो सुलझा लिया गया था। हो सकता है इसको भी सुलझा लिया जाए। ओके, प्रभुदयाल सर, बहुत संक्षेप में सर। मेरा यह मानना है कि चीन की जिम्मेदारी जरूर थी कोरोना वायरस फैलाने में, चीन को जिम्मेदार ठहराना है। लेकिन अगर डब्ल्यूएचओ के थ्रू इंक्वायरी होनी इस बात पे, तो अमेरिका का डब्ल्यूएचओ में बरकरार होना, उसका सदस्य बने रहना ज्यादा जरूरी है। बाहर होकर अमेरिका इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही गलत कदम होगा डब्ल्यूएचओ छोड़ना इस संदर्भ में भी। ओके, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा